लास्ट टर्न पे इस टॉपिक में अपन ने देखा था एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या चीज़ होती है। इसका सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दिया गया था, उसमें एक बार देख लेना। और इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस किस टाइप का होता है उसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। ठीक है, इससे पहले की जो क्लास थी, जो फिजिकल क्लास में जो स्टूडेंट आए थे, उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस किस तरीके का होता है वो भी मैं बता चुका था। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर अगला जो टॉपिक है, इसी में 3 बताए थे मैंने इसके अंदर। तो फर्स्ट था आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, और नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ एंजाइम। तो इस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सेकंड टॉपिक लगा के लिखेंगे आप, या नंबर 2 सेपरेशन ऑफ एंजाइम। इट मींस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये टेक्निक है, इसको अपन किस किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं उसके बारे में अपन जनरली यहां पर स्टडी कर रहे हैं। राइट डाउन करेंगे इसमें SDS पेज, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। SDS पेज सिस्टम प्रोटीन सेपरेशन के लिए काम में लिया जाता है, परंतु एंजाइम सेपरेशन के लिए SDS पेज की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट लाइन में एंजाइम सेपरेशन के लिए केवल पेज को ही काम में लिया जाता है, नेक्स्ट लाइन में इसमें एंजाइम जेल के साथ इंटरेक्ट होता है। एंजाइम जेल के साथ इंटरेक्ट होता है जिससे कलर शो होता है। नेक्स्ट लाइन में जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, वैसे वैसे पीएच वैल्यू भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट लाइन में पीएच वैल्यू इंक्रीज होने के कारण ब्राइट रेड कलर प्रदर्शित होता है। एंजाइम सेपरेशन के लिए, नेक्स्ट लाइन में एंजाइम सेपरेशन के लिए पेज के स्थान पर एंजाइम सेपरेशन के लिए एचडीएस के स्थान पर
अगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। अगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। इसमें किसके अंदर? एंजाइम सेपरेशन के लिए। इसमें 4% अगारोज जेल का उपयोग होता है। नेक्स्ट लाइन, इसमें एंजाइम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव शो होती है। तो दो हो गए इसमें आप लोगों के पास। फर्स्ट जो था अपने पास वो प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन या सेपरेशन, सेकंड हो गया सेपरेशन ऑफ एंजाइम। एंड राइट डाउन द थर्ड वन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा न्यूक्लिक एसिड का भी सेपरेशन किया जाता है। इसमें रिएस्टेशन एंजाइम के द्वारा डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फ्रेगमेंट में या छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है। इसके पश्चात डीएनए फ्रेगमेंट को अगारोज जेल की सहायता से इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस में रखा जाता है, जिससे डीएनए फ्रेगमेंट अपरेटस में रखा जाता है, जिससे डीएनए फ्रेगमेंट स्मॉल पार्ट में बट जाते हैं। किसकी हेल्प से डीएनए फ्रेगमेंट को कट करते हैं? रिएस्टेशन एंजाइम के द्वारा। एमएससी प्रीवियस के अंदर एप्लीकेशन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि रिएस्टेशन एंजाइम कौन से होते हैं। नीचे एक नोट लगा के लिख लेंगे कौन कौन से रिएस्टेशन एंजाइम वर्क करते हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ रिएस्टेशन एंजाइम आर यूजिंग फॉर डीएनए कटिंग। नेक्स्ट लाइन में इसमें डीएनए की साइज को प्रयोग में लिया जाता है। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा डीएनए कितना बड़ा चाहिए, वो कितना बड़ा कट हुआ है? इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है? उसकी साइज इंपॉर्टेंट होती है। अब उस साइज का पता कैसे लगाते हैं? अगले लाइन में लिखेंगे डीएनए की साइज का पता लगाने के लिए
निम्न टर्म्स को उपयोग में लिया जाता है, जैसे बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, लिख लेना इसके आगे ब्लड प्रेशर, लिख लिया गया? क्या लिखा है? बेस पेयर, क्या लिखेंगे? बेस पेयर, लिख लिया होगा किसी ने, एक आध दिन तो लिखा है क्या? नहीं लिखा? ठीक है, चलो दिमाग तो खोल के पढ़ रहे हो उसका मतलब। नेक्स्ट केबीपी, नेक्स्ट टर्म का उपयोग करते हैं केबीपी। इसको लिखते हैं किलो बेस पेयर। बीपी की एक शॉर्ट फॉर्म और भी होती है मारवाड़ी भाषा के अंदर, बीपी की एक शॉर्ट फॉर्म और भी होती है मारवाड़ी भाषा में, भाईली प्रेम, या मेरी भाईली मैंने छोड़कर कौन जाऊं, किमी हो जाओ चाहे, जब बॉटनी से एमएससी करेगी तो मैं भी बॉटनी से करूंगी, या जूलॉजी से करेगी तो मैं भी जूलॉजी से करूंगी। ठीक है, एक और भी हुआ है पर वह बताऊंगा ना, क्योंकि यार लाइव क्लास चल रही है। अब इससे पता कैसे लगेगा बीपी बेस पेयर या किलो बेस पेयर्स का क्या मतलब है? बेस पेयर का क्या मतलब होता है, ये कोई बता सकता है क्या? बेस कौन कौन से होते हैं डीएनए में? नाइट्रोजन बेस, वेरी गुड, 8वीं क्लास के बच्चे को पता है। कौन कौन से नाइट्रोजन में? ए, टी, सी, जी। अब लेंथ का पता लगाना है, क्या पता लगाना है? लेंथ का। तो भैया ये तो सबको पता है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? चैन बनाते हैं। ठीक है, इनके साथ में ये और मिल जाते हैं, इनके साथ वाले जो इनको कभी भी छोड़ के नहीं जाते, और छोड़ के चले जाते हैं तो वापस भी नहीं आते। ठीक है, अब देखो ये एक चैन बना लेंगे। अब मेरे को डीएनए चाहिए तो सेंटीमीटर में तो नाप नहीं सकता, ऐ थोड़ी डीएनए को रख दूंगा और डीएनए को रखने के बाद उसको नाप लूंगा। ठीक है, रिना ने मांगा कि सर 2 सेंटीमीटर डीएनए दे दो, तो 2 सेंटीमीटर काटा, कैंची लगाई, चल तू तेरा डीएनए ले जा। एकता ने मांगा मुझे 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर काटा, उस पर कैंची लगाई, तू ले जा। ऐसा नहीं होता। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये जो किलो बेस पेयर होते हैं, यानी द नंबरिंग एंड द मोलिकुलर वेट, आपको पता है एडेनिन जो है, थाइमिन जो है, साइटोकाइनिन और ग्वानिन जो है, ये एक इंडिविजुअल मोलिकुलर वेट रखते हैं। तो इन सब के वेट को जब अपन ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है बेस पेयर। क्या बन जाता है? बेस पेयर। और कितने किलो, किलो का मतलब केजी नहीं है, यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, केजी नहीं है, एक यूनिट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोलिकुलर बेस जो है आपके पास, उनका मोलिकुलर बेस का वेट कितना है। अब मान लीजिए सपोज करिए मेरे को कितना चाहिए? 10 किलो बेस पेयर चाहिए। क्या चाहिए? 10 किलो बेस पेयर मुझे को चाहिए। मुझे एक डीएनए फ्रेगमेंट बनाना है, जो कि डीएनए फ्रेगमेंट कितना होना चाहिए? 10 किलो बेस पेयर का होना चाहिए। तो मुझे पता लग गया कि ये जो एक सीक्वेंस है ना, ये है 5 किलो बेस पेयर की। कितने की? 5 किलो बेस पेयर की। तो सिंपल सी बात है, ये 5 की तो ये भी कितने की हो जाएगी? 5 की। भैया सेम है ना सब में, तो ये क्या हो जाएगा? 5 किलो बेस पेयर। टोटल कितना चाहिए था? 10 चाहिए था। अब इसके आगे वाली जो श्रृंखला है, यानी इसके आगे की जो श्रृंखला आएगी, सपोज करिए ये श्रृंखला इसके आगे की श्रृंखला है, तो अगर मैं इनको यहां से कट कर दूं, यहां से क्या कर दूं? कट कर दूं, तो मेरे को मेरा मन चाहा बेस पेयर क्या हो जाएगा? यहां पर मिल जाएगा। मिल जाएगा? क्लियर है? कट किससे करूंगा? रेजिस्टेंस एंजाइम से। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो आप खुद लिखोगे। आगे बात समझ के अंदर। अरे भाई दोस्ती बहुत तगड़ी थी, तोड़नी है, क्या करें? पैसा पैसा दे दो गिमी। ठीक है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दो, दो ही कंडीशन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर जो रेजिस्टेंस एंजाइम होता है, जो कि मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के होते हैं, उन सबका काम भी अलग अलग होता है। कुछ क्या करते हैं? एनर्जी दे देते हैं, कुछ इनके बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, कुछ इसमें सर्कमस्टांसेस रिप्लिकेट कर देते हैं इसको, एंड दैट कंडीशन ये क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमें हमारा मनचाहा डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता। चाहिए क्यों मनचाहा? क्या पता गई उस डीएनए के लिए क्यों चाहिए मेरे को? ये मेरे को अच्छा लग रहा है, सिंपल सी बात ये है। मन चाहा का मतलब क्या? मेरे मन को अच्छा लगने वाला। अब मेरे मन को अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस डीएनए में जो खूबी है ना, वो खूबी मैं चाहता हूं मेरे में भी हो जाए। इसी को बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी। इस स्पेसिफिक कैरेक्टर रखने वाले डीएनए खंड को अगर मैं अलग करके अन्य खंड के अंदर डाल दूं और उससे नई संतति बना लूं तो उस संतति में इसके स्पेसिफिक गुण होंगे। सपोज करो इसकी स्माइल बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो ये मैं क्या कर दूं, नेक्स्ट जनरेशन में डाल दूं, है ना। ऐसा हो सकता है ना? अरे हाँ ना तो बोलो, हो सकता है? तुम्हारा सर हो सकता है। स्माइल कोई जेनेटिक कैरेक्टर होता है क्या कि माँ जाए आसरी बाई छोरी हंसेगी? बावड़े हो गए तुम सारे। लिखो आगे। प्लाज्मिड डीएनए पीबीआर 332, अब ये क्या लफड़ा है? प्लाज्मिड डीएनए पीबीआर 332 4.3 केबीपी का होता है। अब बार बार नहीं बताऊंगा केबीपी क्या चीज होती है। केबीपी का होता है। डीएनए फ्रेगमेंट को लेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए इसको कट किया जाता है, इसको कट किया जाता है एवं इसकी स्टडी करने के लिए इसे किसी वेक्टर के साथ ट्रीट करवाया जाता है, नेक्स्ट टाइम लिखना। यदि डीएनए फ्रेगमेंट एनोड की तरफ मूव करते हैं, यदि डीएनए फ्रेगमेंट यदि एनोड की तरफ मूव करते हैं तो इसे नेगेटिव, और यदि कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो इन्हें पॉजिटिव द्वारा, या पॉजिटिव साइन कर लेना, पॉजिटिव साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पॉजिटिव साइन द्वारा शो किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो इधर, ये भाई साहब एनोड और ये भाई साहब कैथोड। अब ये जो दोनों है ना, इनमें चार्ज कैसे कैसे होते हैं? एनोड के पास कौन सा चार्ज होता है? एनोड के पास, पढ़ो इस लाइन को दोबारा, क्या लिखा है? एनोड की तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव, एनोड की तरफ जो मूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। अब देखो ये था एक, मान लो कोई बीकर, ठीक है, अब इसके अंदर थे डीएनए फ्रेगमेंट। क्या थे? डीएनए फ्रेगमेंट, जो कि अभी अपन ने रेजिस्टेंस एंजाइम के द्वारा अलग अलग करे थे, उनकी दोस्ती को अपन ने तोड़ दिया था। अब भैया दोस्ती गई टूट, तो इस प्रकार के डीएनए फ्रेगमेंट हो गए प्राप्त। ये डीएनए डिफरेंट टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट अपन को मिल गए। ये सब क्या हैं? अरे बोलो, डीएनए फ्रेगमेंट, हाँ ना तो बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी इसमें भाई, इतनी बुरी भी गुना, ठीक है। ये क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट। एनोड की तरफ जो जाएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव। तो ये भाई साहब उठ के किसकी तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ, तो ये क्या कहलाएंगे? नेगेटिव। ये उठ के किसकी तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ, क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव। आगे बात समझ में? तो भैया नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। वेरी गुड। तो एनोड पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। और ये कौन सा? पॉजिटिव। तो कैथोड पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। भैया अपोजिट साइड रिप्लिकेशन चार्जेज ही तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं यहां पर ही पॉजिटिव लगा दूं तो ये क्या इसके पास जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। दो विभिन्न विचारधाराओं की सोच रखने वाले लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी बलवान और तू भी बलवान, तो डेफिनेट है दोनों में लड़ाई होगी ही होगी, उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, डबल स्टैंड डीएनए जो कि 5 to 60, 50 से 60 kbp साइज का होता है,
इसको सेपरेट करने के लिए 0.3% अगारो जेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में इस सेपरेशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्लेट पर प्रदर्शित होते हैं। एवं इन प्रदर्शित हुए डीएनए फ्रेगमेंट को रेडियो आइसोटोप के साथ रखकर एक्सरे रेडिएशन के द्वारा एक्सरे फिल्म पर इनकी इमेज को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। हो गया? ठीक है। अब देखो इधर, ये है डीएनए। कौन है? डीएनए। डबल है कि सिंगल है? अरे भैया डबल है सिंगल है? अरे डबल स्टैंड है सिंगल स्टैंड है? डबल स्टैंड है। सोचने में क्या पड़ गए? ये है डीएनए। कौन सा डीएनए? डबल स्टैंड डीएनए, क्योंकि डीएनए जनरली किस में प्रेजेंट होता है? डबल स्टैंड में। क्लियर है? अब मुझे चाहिए ये वाला, ये मेरे को बढ़िया लग रहा है। ठीक है, लग रहा है तो लग रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? ये चाहिए। ठीक है, अब मेरे को बढ़िया लग रहा है तो मैं उसका नाम भी डाल दूंगा ना। अलग अलग नाम से बुलाते हैं जो इंसान बढ़िया लगता है अपन को, है ना। जैसे मम्मी पापा बुलाते हैं घर पे, जो रियल नाम होता है उससे बुलाते नहीं है, फिर एक बोलता नाम और बना लेते हैं ना, बोलता हुआ नाम की तरह बोलता हुआ नाम ये है। फिर शादी ब्याह का कार्ड में आगा ना कोष्टक में बोलते नाम भी लिखाया जाए। कई बार गुण वगैरह नहीं मिलते तो बोलते नाम से बुला लेते हैं। कहने को मतलब ये है कि सिंपल सी भाषा ये है कि अपनी गांव की भाषा में बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, गुण मिले या नहीं मिले नाम से। अगर टाबर ठीक लाग रहे हो तो कोई भी नाम रख दें, परिवर्तित भी कर दें। वो हमारे एक मित्र की शादी हुई, नाम तो कौन बताऊँ था ना, वो हमारे एक मित्र की शादी हुई तो शादी में जो हमारे जो भाभी जी आए उनका नाम था कुछ, तो उस नाम से गुण मिल रहे नहीं थे। अब भाई साहब को भाभी जी पसंद आ गए, गुण मिलाना जरूरी है, तो बोले नाम परिवर्तित कर दो। तो नाम परिवर्तित करने की बारी आई तो बोले कौन सा नाम रखा जाए, तो कई सारा नाम की लिस्ट उनके सामने रख दी गई। बोले तुम्हारी जो इच्छा है ना इसमें से वो नाम रख। अब सबसे बड़ी बात, यह घटना बनकर सागे भी हुई, आग लगा सागे भी बनने भी कि भाई साहब पसंद आ गया, परमाणु का गुण कौन मिल रहा है भी नाम से, तो बोले जी दूसरा नाम रख दो। तो जो वो लगन वगैरह लेते हैं उस समय अगले भी कार्ड लेके आते हैं, हम भी कार्ड लेके आते हैं, तो हमारे वाले कार्ड में अलग नाम, उन वाले में भी अलग नाम। जो बराती गया कंफ्यूज कि ब्याह की को और आग की उनसी में गया अपन। तो कहने का मतलब ये जो डीएनए खंड था, ये डीएनए खंड मुझे अच्छा लगा और मैंने इसका नाम रख दिया अल्फा। क्या रख दिया? अल्फा। एक बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। और भैया ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे ना, यही निर्धारण करेंगे इसके वेट का। क्या करेंगे? इसके वेट का। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको सेपरेट करने के लिए यहां से इसको रेजिस्टेंशन एंजाइम के द्वारा, या जिसको अपन प्रतिबंधित एंजाइम या कटिंग एंजाइम भी बोलते हैं, उसकी सहायता से इसको क्या कर दूं, अलग कर दूं। ये लीजिए जी, यहां पे रजिस्ट्रेशन एंजाइम आया, उसने वर्क करा और वो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स इस पॉइंट के ऊपर स्टार्ट हो गए अपना काम करने के लिए, यहां पर और यहां पर। ये बोले कोई चिंता वाली बात नहीं है भैया, तेरे को पसंद आ गया तो ये मेरे को भी पसंद है और मैं इनकी दोस्ती तुड़ा दूंगा। तो ये जो एंजाइम थे ये यहां पर क्या करने लगे, वर्क करने लग गए। क्लियर है? अब इन्होंने इस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या कर दिया?
अलग कर दिया। इसका मतलब अपन को सेपरेटली एक डीएनए फ्रेगमेंट यहां से प्राप्त हो गया। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बना दो। क्या हो गया, ये डीएनए फ्रेगमेंट अपन को यहां से प्राप्त हो गया। अब मुझे चाहिए, मुझे पता लगाना है इसकी लंबाई कितनी है। तो इस लंबाई को पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक हॉरिजॉन्टल डीएनए प्लेट में रख दूंगा। ये है भैया हॉरिजॉन्टल डीएनए प्लेट। लिखा ही था ना अभी लाइन 1। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होगी, ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी हुई होगी किसमें, आपके पास जो बेस है उसमें। अगारो जेल अपन जैसे ले रहे हैं यहां पर, अभी बताया था ना 0.3, तो ये डीएनए डायरेक्ट तो इस पे आएगा नहीं। तो ये यहां पे मैं काम में ले लूंगा अगारोज जेल। क्या काम में ले लूंगा, अगारोज जेल। कितना परसेंट, 0.3%। ये अलग अलग कंफर्मेशन में ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर या सॉरी केबीपीएस। ठीक है, यहां से जो किलो बेस पेयर है उसके अकॉर्डिंग ये इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब मैं क्या कराऊं, इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कराऊं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराऊं। देन अरे चार्ज दूंगा तो ही तो मॉलिक्यूल भागेंगे। यहां तो डीएनए इसमें आ गया, ये वाला डीएनए था ना, ये डीएनए चुपचाप यहां पे बैठा। अब तुम कर लो क्या करोगे, इसका कहीं नहीं जा रहा। चार्ज दूंगा तो क्या करेगा, ये भागेगा। अब चार्ज देने के लिए, भगाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, दोबारा से यही चीज चाहिएगी, और साथ में दो क्या चाहिएंगे, एनोड और कैथोड। तो ये मैंने लगा दिया पॉजिटिव और ये मैंने लगा दिया नेगेटिव। एक कंडीशन तो है ये, आगे बात समझ में। दूसरी कंडीशन क्या है, जब अपन इस प्लेट को काम में ले रहे हैं ना, तो सेम चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सेम यही चीज है। मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप बताई थी, दो प्रकार का बताया था, मूविंग और बाउंड्री। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, ये जो प्लेट है ना, ये ओरिजेंटल जो प्लेट लगाई है, इसका एक पार्ट तो कर देंगे पॉजिटिव और दूसरा कर देंगे नेगेटिव। क्लियर है। अब मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, या तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और अपनी पोजीशन को ये जो प्लेट है इसके ऊपर शो करने लग जाएगा। ठीक है, जब ये अपनी इस पोजीशन को प्लेट पे शो करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें रेडियो आइसोटोप डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप क्या करेंगे कि रेडियो आइसोटोप पे जब एक्सरे डाली जाएगी, क्या डालेंगे, एक्सरे, तो ये एक्सरे फिल्म देखिएगा सबने, हड्डी वगैरह टूट जाती है ना, तो उस एक्सरे फिल्म के ऊपर अपना जो डीएनए है वो क्या होने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा। ये लो जी एक्सरे फिल्म, और ये अपने डीएनए की साइज, क्योंकि जितना चढ़ेगा या जितना उतरेगा उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। हो गई बात समझ में। इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट, इसको राइट डाउन कर लो।